सीखो कुछ अपनी बहन वेदिका से। कितनी तरक्की पाई है इसने, देखो अपने ऑनलाइन कपड़ों के बिजनेस से पूरे बरेली में नाम रोशन कर दिया हमारा। और तुम तो मनहूस ही हो। मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों की सिर्फ एक ही लड़की है। मैं तो आपकी संतान हुई नहीं ना। कालिंदी गुस्से से अपने कमरे में जाती है। कालिंदी, कालिंदी! अरे क्या माँ बाबूजी, आपने खामखा उसे निराश कर दिया हर बार की तरह। नहीं वेदिका बेटा, हमने कुछ गलत नहीं किया है। वो लड़की है ही ऐसी। तुम वायु हो तो वो अग्नि समान है, सूरज से तो दोनों बराबर हो। सीरज से भी हो जाते तो कितना अच्छा होता। तुम ही सोचो ना वेदिका। ये कहानी है दो जुड़वा बहनें कालिंदी और वेदिका की। वेदिका एक होनहार फैशन डिजाइनर होती है और अपने डिजाइन किए हुए कपड़ों का ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिजनेस चलाती है और तरक्की करती है। वेदिका रूप रंग और गुणों से बहुत अच्छी होती है, वहीं कालिंदी उसका पूरा उल्टा रूप होती है। वो हमेशा अपनी बहन वेदिका से जलती रहती है। पता नहीं कौन से हीरे मोती जड़े हैं उस पर। मेरा जीना दुश्वार कर रखा है इसने। उसकी वजह से ना सब मुझे ताने कसते रहते हैं। बस सबको मुझ में भी वेदिका जैसे गुण चाहिए। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है और ऐसे में मैं पुराने मेज की तरह एक कोने में पड़ी हुई नहीं रह सकती। अब रोना धोना छोड़ कालिंदी और बदला ले। वेदिका के लिए राघव नाम के लड़के का रिश्ता आता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वेदिका का जीवन खुशियों से भर जाता है। उसके ससुराल में सास अनामिका और ससुर किशोरी लाल जी होते हैं। वहीं मायके में अब थोड़े दिनों में तेरे लिए भी लड़का ढूंढूंगी और तेरा भी ब्याह करा दूंगी। फिर रहना अपने पति संग एक आजाद पंछी की तरह। तुझे यहाँ तो कैद लगती है ना। अरे नीलिमा, ये देखो वेदिका ने फोटो भेजी है। दामाद जी और वो हिमाचल घूमने गए हैं हनीमून मनाने। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, किसी की नजर ना लगे। इन दोनों के बीच का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे, कभी ना घटे, भगवान करे। तभी कालिंदी अपनी खुराफाती दिमाग को चलाकर मन ही मन सोचती है। पापा, आपके मंसूबों पर पानी फेरेगी आपकी अपनी बेटी कालिंदी। राघव जीजू और वेदिका के बीच अब मैं घुसूंगी और राघव को जीजू से पति बनाऊंगी। वेदिका के जीवन की सबसे बड़ी खुशी मैं उससे छीन लूंगी। राघव और वेदिका का रिश्ता अच्छे से चल रहा था। वेदिका, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। सुगंध तो बहुत कमाल की है, जल्दी से इसे अपने बालों में लगा लो। अरे थैंक यू राघव, तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे कौन सी छोटी चीज़ पसंद होती है। प्यार ने अभी अभी ही उन दोनों के दिलों में दस्तक देनी शुरू की थी, लेकिन उसके पहले ही कालिंदी राघव को अपनी ओर खींचने के पैतरे आजमाना शुरू कर देती है। वेदिका अपने काम और गृहस्थी में व्यस्त रहती, जिसके कारण राघव को वो इतना वक्त नहीं दे पाती। एक दिन कालिंदी राघव के ऑफिस के रास्ते पर जानबूझकर खड़ी रहती है। जब राघव अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से गुजर रहा होता है। अरे कालिंदी, तुम यहाँ बीच सड़क पर? वो एक्चुअली ना पिछले 20 मिनट से ऑटो का वेट कर रही हूँ, लेकिन कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा मुझे। मेरी न्यू जॉब लगी है, वहाँ जाना है और तो और मुझे भूख भी लगी है। एक काम करो, तुम बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहले कैफे ले जाता हूँ, कुछ खिलाता हूँ और साथ ही साथ तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ ड्रॉप भी कर देता हूँ। बस नहीं, रहने दीजिए ना। अरे मैं तुम्हारा जीजा नहीं, दोस्त भी हूँ। चलो चिल, आ जाओ। कालिंदी मुस्कुराती है और राघव के साथ बाइक पर बैठकर जाती है। वो दोनों कैफे में जाकर नाश्ता करते हैं और काफी सारी बातें भी करते हैं और फिर राघव उसे जॉब की जगह पर ड्रॉप भी कर देता है। ऐसे ही रोजाना कालिंदी राघव की बाइक पर बैठकर जॉब पर जाती और फिर वो दोनों घूमने भी जाया करते, कभी शॉपिंग मॉल तो कभी थिएटर में तो कभी होटल में। कालिंदी ने राघव को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया था और राघव रात को घर जाने के बाद वेदिका के साथ बात भी नहीं करता और कालिंदी से ही फोन पर चैटिंग करता रहता। कालिंदी, तुम ना मुझे जीजू मत बुलाया करो। हम दोनों का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका है। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या सच्ची? हाँ कालिंदी, काश मैं समय में फिर से पीछे जा पाता और तुमसे शादी कर लेता। वो तो तुम अभी भी कर सकते हो। क्या हुआ,
अगर तुम मेरी बहन की पति हो तो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दो प्यार करने वालों के लिए क्या दुनिया, क्या समाज। चलो ना अभी के अभी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं राघव। अरे लेकिन वेदिका। वेदिका बस अपने फैशन डिज़ाइनिंग के काम से प्यार करती है और पैसों से। वो तुमसे प्यार नहीं करती। कालिंदी जबरदस्ती राघव को मंदिर ले जाती है और उससे शादी कर लेती है और फिर राघव उसे अपने घर ले जाता है। दरवाज़ा खोलते ही अपनी जुड़वा बहन और पति दोनों के गले में वरमाला और कालिंदी की मांग में सिंदूर देखकर वेदिका भौंचक्का रह जाती है। ये सब क्या है? मैंने और कालिंदी ने शादी कर ली है, अब ये भी इस घर में रहेगी। तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। वैसे भी तुम्हें सिर्फ अपने फैशन डिजाइनिंग से ही प्यार है। अब तुमने मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन राघव बेटा, लेकिन ये सब क्या है? अरे ओ कल मुही, शर्म नहीं आई तुझे अपनी ही बहन के गृहस्थी में आग लगाते हुए? यह सब तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अब सब कालिंदी को कुछ मत बोलिए, वो अब मेरी धर्मपत्नी है। चलो कालिंदी, हमारे कमरे में चलते हैं। हाँ राघव। कालिंदी मुस्कुराकर राघव के साथ कमरे में जाती है। वेदिका फूट फूट कर रोती है। ये क्या हो गया माँ जी, पापा जी? मेरी जुड़वा बहन ही मेरी सौतन बन गई। अब मैं क्या करूं? मेरा तो संसार उजड़ गया। वेदिका ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है। नीलिमा और राजेंद्र कालिंदी को खूब सुनाते हैं। अरे बेशरम, तेरी बहन है वो, अपनी ही बहन की खुशियां खा गई। आज से तू हमारी बेटी नहीं, हमारी सिर्फ एक ही औलाद है और वो है वेदिका। अरे जाओ जाओ, वैसे भी आप दोनों ने कभी मुझे अपनी बेटी जैसे प्यार किया ही नहीं। कालिंदी और राघव दोनों एक साथ रहने लगते हैं। कालिंदी अपनी बहन वेदिका की तरह साड़ियाँ पहनने लगी, श्रृंगार करने लगी। बालों का स्टाइल, परफ्यूम की महक, पायल, चूड़ियाँ, झुमके, एक एक चीज़ पूरे वेदिका जैसे। वो दोनों होटल में जाकर खाना खाते हैं। राघव, मैंने अब तो वेदिका की जगह ले ली है। तुम्हें मेरे वेदिका जैसे सजने संवरने पर कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं कालिंदी, उल्टा मैंने तो तुम में वेदिका को ही देखा है। जिस वेदिका को मैंने पसंद किया था वो शादी के बाद बदल गई, और फिर तुम्हारी शक्ल में, तुम्हारे रूप में मैंने उसी वेदिका को फिर से पा लिया। तो इसे मेरी शक्ल में और रूप में भी वेदिका ही नजर आती है। मतलब ये कालिंदी को नहीं, कालिंदी में वेदिका को देखकर प्यार करता है। कैसा पागल प्रेमी है। खैर मुझे क्या, ये मुझे प्यार नहीं करता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ अपनी जुड़वा बहन की सौतन बनना था। वो मकसद तो पूरा हो गया। लेकिन धीरे धीरे राघव को कालिंदी के नखरों से परेशानी होने लगती है। जैसे कालिंदी खाना बनाने में आलस करती, सुबह लेट तक सोती रहती और राघव को टिफिन भी नहीं देती। राघव के कपड़ों को धोती नहीं और उसे हर एक चीज में दिक्कत आती। एक दिन रात में देर तक राघव का पता नहीं मिलता। अनामिका और किशोरी लाल जी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कालिंदी वो तो पॉपकॉर्न गटकते हुए आराम से टीवी देखती है। रात के 12 बजने वाले हैं, लेकिन अब तक राघव का पता नहीं है। न जाने कहाँ होगा मेरा बेटा। इसे देखो, माथे पर एक शिकन तक नहीं है, आराम से टीवी देख रही है। ना राघव का फोन लग रहा है ना कुछ। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है और पता लगता है कि राघव का एक्सीडेंट हो चुका है। राघव को सर पर चोट लगने से वो मानसिक विकलांगता का शिकार हो जाता है और उसका दिमाग बच्चों की तरह हो जाता है। वो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगता है। कालिंदी को अब राघव का ख्याल रखने में बहुत गुस्सा आता है। कालिंदी दीदी, मुझे ना चॉकलेट केक खाने का बहुत मन होता है, और मुझे ना बास्केटबॉल भी चाहिए। फिर तुम मेरे साथ खेलना, ओके कालिंदी दीदी। ओ गॉड, ये बेवकूफ़ इडियट आदमी। नो 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 नो, मैंने इसकी सेवा करने के लिए और दीदी और मम्मी बनने के लिए तो शादी नहीं की। एक वक्त पे अपनी बहन की सौतन बनने से मैं पीछे हट जाऊं, लेकिन इसकी आया तो मैं कतई ना बनूं। मैं जा रही हूँ ये शहर छोड़कर, इन सब से दूर।
कालिंदी अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर शहर छोड़कर चली जाती है और उसके जाते ही आखिर हमारा प्लान कामयाब हो ही गया। हाँ राघव, फाइनली अब तुम फिर से मेरे हो गए। आई एम सॉरी वेदिका, लेकिन मैंने तुमसे जुदा होकर भी तुमसे ही प्यार किया। कालिंदी में भी मैंने तुम्हें ही ढूंढा। मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी सिर्फ तुम ही तुम हो। अगर तुम मुझे सही समय पर कालिंदी की कही गई बातें नहीं बताती कि उसने तुमसे बदला लेने के लिए मुझसे शादी की है, तो शायद अब तक मैं तुमसे अलग रहता। और इस तरह मैंने तुमसे बदला लेने के लिए अपने जीजा जी को सजना जी बना लिया। इस तरह सारी गलतफहमियां मिट जाती हैं। राघव वेदिका की मांग में सिंदूर भरता है और उस दिन से पूरा परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। अरे बहू, ला टीवी का रिमोट मुझे दे। तो कब से टीवी देख रही है? कपिल शर्मा शो का टाइम हो गया है। अरे जरा रुकिए माँ जी, अभी अभी तो मेरा सीरियल शुरू हुआ है। एक काम करिए, आप कपिल शर्मा को अपनी सहेली मीना आंटी के यहाँ जाके देख लीजिए। अरे तू खुद क्यों नहीं चली जाती अपनी उस नकचड़ी सहेली कमला के यहाँ? है बड़ी आई मुझे भेजने वाली। सीमा गुस्से से जवाब देती है, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ बैठकर टीवी देखने का। फिर सीमा अपनी सहेली कमला के घर चली जाती है। अरे क्या बात है सीमा, अचानक इतनी रात को मेरे घर आना कैसे हुआ? अरे क्या बताऊं तुझे, मेरी सास के मारे तो घर पर टीवी देखना तक मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं तेरे घर पे आ गई हूँ टीवी देखने। अरे तू अपनी सास से इतना डरती क्यों है? अभी अभी तो तेरी शादी हुई है। अगर अभी से तू नरम पड़ गई तो तेरी सास तुझे घर की नौकरानी बना कर रख देगी। तो बिल्कुल ठीक कहती है कमला, मेरी सास कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरा फ़ायदा उठाती है। घर का सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तो चिंता मत कर, बहुत आसान तरीका है। बस कल से तेरी सास तुझे जो भी काम बताए तू उसे करने से साफ मना कर दे। देख लेना, धीरे धीरे तेरी सास लाइन पर आ जाएगी। फिर अगले दिन से सीमा कमला की सिखाई हुई बातों को अपनाती है और अपनी सास से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती है। अरे बहू, सुबह से ये कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, तूने अभी तक धोए क्यों नहीं? माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप धो लीजिए कपड़े। ऐसे भी मैं तो रोज़ धोती हूँ ना, घर का थोड़ा बहुत काम आप भी कर लिया कीजिए। अरे बड़ी बदतमीज़ है तू, बहू होके अपनी सास से कपड़े धुलवाएगी? ये तो इस घर में कभी भी नहीं हो सकता। सीमा चिढ़कर अपनी सास को जवाब देती है। तो ठीक है, कपड़े इसी तरह पड़े रहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चली अपने कमरे में। फिर अगले दिन, अरे सीमा, तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं धोए, मैं ऑफिस क्या पहन कर जाऊंगा? सुनिए जी, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, अपनी माँ से कहिए कि घर के काम में मेरा हाथ बटाया करे, या फिर एक नौकरानी का इंतजाम कर दीजिए। मैं अकेले इस घर का सारा काम नहीं कर सकती। अपनी पत्नी का ये रूप देख सुरेश बिना कुछ कहे चुपचाप अपने ऑफिस चला जाता है। फिर उसी शाम, अरे बहू, रात के 8 बज गए हैं और अभी तक तूने खाना नहीं बनाया, तू आखिर कर क्या रही है? आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है, आज खाना आप बना लीजिए या फिर रेस्टोरेंट से मंगा लीजिए ना। अरे बड़ी अजीब है तू, अगर मुझे ही खाना बनाना था तो तुझे क्यों बहू बनाकर अपने इस घर में लाई हूँ? बस बहुत हो गया माँ जी, आप भी कभी कभी अपने हाथ पैर चला लिया कीजिए, सारा दिन बस यहाँ वहाँ टाइम पास करती रहती हैं। हे भगवान, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इसे अपनी बहू बनाकर इस घर में लाई थी। अरे माँ जी, किस्मत तो मेरी फूट गई है जो मुझे आप जैसी सास मिली है। फिर दोनों एक दूसरे से नाराज होकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सुरेश और उसके पिताजी दफ्तर से घर लौटते हैं। आज घर में खाना नहीं बना है, ये देखकर सुरेश अपने पिताजी से कहता है, पिताजी,
अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है। इन दोनों की सुलह कराने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सुरेश के पिताजी सुरेश से सहमति जताते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। फिर अगले दिन सुरेश का बेटा राजू अपनी माँ सीमा के पास जाता है। मामा देखो देखो, दादी ने आपके लिए क्या भेजा है। राजू सीमा को एक छोटा सा बॉक्स देता है। सीमा बॉक्स खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक सोने का हार था। ये देखकर सीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ जी ने ये हार मेरे लिए भेजा है। हाँ माँ, दादी अपनी पड़ोस की सहेली से कह रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, घर का सारा काम अकेले संभाल लेती है। अच्छा माँ, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। फिर राजू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद राजू भागता हुआ अपनी दादी के कमरे में जाता है। दादी दादी, देखिए माँ ने आपके लिए क्या भेजा है। राजू अपनी दादी को एक थैला देता है। सीमा की सास थैले के अंदर सुंदर सी साड़ी देखकर कहती है, अरे इतनी सुंदर साड़ी बहू मेरे लिए लेकर आई है। हाँ दादी, माँ तो अपनी सहेली कमला से कह रही थी मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा दादी, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। सीमा की सास तुरंत उठकर सीमा के कमरे में जाती हैं और सीमा से कहती हैं, अरे बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, आप तो मेरी माँ समान हैं। और फिर दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सुरेश और उसके पिताजी थोड़ी दूर पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए ये नज़ारा देख रहे होते हैं। शिक्षा हमें अपने हर रिश्ते की अहमियत समझकर उसे सम्मान देना चाहिए। प्रियंका डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कोकिला को उसका डॉक्टर बनना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझा कर रखती थी। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं उसकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तो तू है नीलम जो सारा दिन फोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया या दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत है। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, बेचारी की फूटी किस्मत है जो उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। हाँ हाँ जा, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी मैंने। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। माँ जी, मेरी सहेली नीलम आई थी क्या? अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, बड़ों से बात करने का जरा भी ढंग नहीं है। उसे तो मैंने डांट के भगा दिया। हे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्जाम है। अरे तेरी इस बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है, बड़ी आई डॉक्टर बनने। चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। कल मेरी कुछ सहेली आ रही है, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? जी माँ जी। प्रियंका की सास मुंह फुला के वहां से चली जाती है। प्रियंका का अगला पूरा दिन अपनी सास की सहेलियों की आवभगत और घर के काम में बीत जाता है और प्रियंका एग्जाम नहीं दे पाती। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। अब क्या बोलूं, ये माँ भी ना। कोई बात नहीं, अब तुम अपना मूड ठीक कर लो, अगली बार अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लेना। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे कोकिला बहन, तेरी बहू है क्या घर पर? अरे क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है?
अरे क्या बताऊं कोकिला, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ी। मेरे पैर में बुरी तरह सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों भागते हैं। अरे बस तेरा पैर मुड़ गया है ना, ला अभी खींचकर सीधा कर देती हूँ। ला दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। मर गई रे, मेरा पैर। अरे क्या हुआ, आराम मिला? अरे कोकिला, एक तो मेरा पैर पहले ही टूटा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर किसी काम का ना बचे। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। भारती वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। ये किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। क्या रद्दी पेपर, लोहा, प्लास्टिक, खाली बोतल। ए रद्दी वाले, यहाँ। जी माँ जी, अभी आया। ये सभी किताबें ले ले। अरे माँ जी, ये सब तो अंग्रेजी की बड़ी बड़ी महंगी किताबें लगती है, आप इन्हें क्यों बेच रही हैं? अरे नास पिटे, तुझे क्या करना है? कौन सी किताबें हैं कौन सी नहीं? तू तो बस अपना काम कर और इन्हें लेकर यहाँ से चला जा। जी माँ जी। रद्दी वाला प्रियंका की सारी किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद, अरे मर गई रे। क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। आज अपने बंगाली बाबा के पास से दवाई लेकर नहीं आई आप? अरे नाम मत ले उस बंगाली बाबा का, वो तो खुद अपना इलाज नहीं कर सकता, मेरा इलाज क्या खाक करेगा। ठीक है माँ, मैं प्रियंका को फोन करके बुला लेता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही होती है। तभी उसके पति करण का फोन आता है। जी बोलिए करण। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी घर आ जाओ ना। जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुँचती है। क्या हुआ माँ जी? सुबह से माँ की तबीयत ठीक नहीं है। फिक्र मत कीजिए माँ जी, आप मुझे एक बार अपना चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बहू जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। शुक्र मनाइए माँ जी कि आपकी बीमारी वक्त रहते पता चल गई है, वरना आपका ये इन्फेक्शन फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए गलत व्यवहार को याद करके कोकिला को बड़ा बुरा लगता है और वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पे मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो भी किया वो तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। इतनी देर से बैठे टीवी देख रहे हो, शाम हो गई है, बाजार जाकर सब्जियां ले आओ। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो आज ये दिन देख रहा हूँ। इस घर का मालिक होते हुए भी इस घर में मेरी एक नहीं चलती। गिरधारी बाजार चले जाते हैं। शांति का बर्ताव घर में किसी को पसंद नहीं आता था। कुछ समय के बाद शांति के बेटे रमेश की शादी हो जाती है। देखिए जी, कैसी लग रही हूँ मैं इस साड़ी में? अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? जरा धीरे बोलो, कहीं माँ को पता चल गया कि मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ तो मेरी शामत आ जाएगी। तभी शांति रमेश को आवाज देती है। अरे रमेश! रमेश भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। क्या हुआ माँ, क्या बात है? अरे नालायक,
कल तुझे तनख्वाह मिली है और तूने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। ला जल्दी से पैसे दे। रमेश अपनी माँ को पैसे देता है। शांति पैसे गिनकर रमेश से कहती है, अरे ये तो कम है, बाकी के कहाँ हैं? अरे माँ, वो दरअसल दुर्गा को कुछ सामान की जरूरत थी तो मैं उसके लिए सामान ले आया। अरे वाह बेटा, शादी हुए 2 दिन नहीं हुए और तू अभी से अपनी बीवी का गुलाम बन गया है। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, खबरदार अगली बार मेरी इजाजत के बिना तूने उस महारानी पर 1 रुपया भी खर्च किया तो। ठीक है माँ, मैं समझ गया। अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल जा काम पे। रमेश वहां से चला जाता है। रमेश के जाते ही शांति अपनी बहू दुर्गा को आवाज देती है, अरे बहू यहाँ। जी माँ जी, कहिए। मेरी साड़ी प्रेस कर दे, मुझे बाहर जाना है। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। दुर्गा साड़ी प्रेस करने चली जाती है। उसी शाम शांति ब्यूटी पार्लर में फेशियल करवा रही होती है कि तभी उनकी सहेली ममता वहां आ जाती है। और सुना शांति, क्या हाल है? सब बढ़िया है, तू बता। और तेरी बहू के क्या हाल है? घर के काम वाम ठीक से करती है या नहीं? अरे करेगी कैसे नहीं, मेरे घर में किसी की मजाल है कि मेरा हुक्म ना माने। ये तो तू बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन आजकल की लड़कियों को तू नहीं जानती, बड़ी तेज होती है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद गंगा उल्टी बहने लगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ममता के वहां से जाते ही शांति सोच में पड़ जाती है। कहीं इसकी काली जबान सच ना हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह, अरे भाग्यवान, तुमने रामू को काम से निकाल दिया है क्या? तो और क्या करती, अब तो घर में बहू आ गई है, अब हमें नौकर की क्या जरूरत है? अब से घर का सारा काम हमारी बहू करेगी। पता नहीं भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी का बनाया है जो तुम अपनी बहू को नौकरानी समझती हो। अरे बहू तो बेटी समान होती है जिसे घर की लक्ष्मी समझा जाता है। देखो जी, तुम मुझसे ज्यादा चपड़ चपड़ मत किया करो और अपना ये धार्मिक पुराण बंद करो। गिरधारी गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही शांति अपनी बहू को आवाज देती है, अरे बहू यहाँ। जी माँ जी। अरे बहू, आज से रामू काका काम पर नहीं आएंगे, इसलिए अब से तुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। इस तरह दुर्गा पूरे घर का काम अकेले करने लगती है और शांति सारा दिन मोहल्ले की दूसरी औरतों के साथ गप्पे लड़ाती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शांति अपने जन्मदिन पर अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती है। अरे वाह, तूने तो अपने जन्मदिन की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। शांति, केक तो बहुत बढ़िया है। तभी दुर्गा सभी औरतों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। उसे देखकर ममता कहती है, अरे शांति, तेरे घर का नौकर रामू कहीं नहीं दिखाई दे रहा, उसे काम से निकाल दिया है क्या? अरे मेरी बहू के होते हुए मुझे नौकर की क्या जरूरत है? मैं उन सासों की तरह नहीं हूं जो अपनी बहुओं को सर पर चढ़ा के रखती है। अरे हमारी बहुओं को पता होना चाहिए कि डर का दूसरा नाम सास है। सच में तेरा तो जवाब नहीं शांति। अपनी सास की इस तरह की बातें सुनकर दुर्गा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती और अपनी सास को सबक सिखाने की ठान लेती है। फिर एक दिन, अरे घर में कितना काम पड़ा है और तू महारानी की तरह अपने कमरे में आराम फरमा रही है। घर का काम कौन करेगा? माँ जी, आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। क्या मतलब मूड नहीं है तेरा? दरअसल माँ जी, आज मैं अपनी सहेली के साथ बाजार में शॉपिंग करने जा रही हूँ, इसलिए घर का सारा काम आप कर लीजिए। अरे बावली हो गई है क्या?
मुझसे घर का काम करवाने की बात कर रही है? दिन में सपने देख रही है क्या? एक बात अपने कान में अच्छी तरह डाल ले लड़की, इस घर में मेरा राज चलता था, चलता है और चलता रहेगा। अरे माँ जी, मैं भी किसी का हुक्म मानकर दबाव में काम करने वालों में से नहीं हूँ, आप तो भूल ही जाइए। अरे तू कल की छोकरी मुझसे जबान लड़ा रही है? ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। जैसे ही शांति अपनी बहू दुर्गा के ऊपर हाथ उठाती है, दुर्गा उसका हाथ पकड़कर कहती है, ऐसी गलती कभी मत करिएगा माँ जी, मैं एक कराटे चैंपियन हूँ, एक बार में ईंट के 2 टुकड़े कर देती हूँ। फिर आपका हाथ तो गाजर की तरह नाजुक है, सोचिए इसका क्या हाल होगा। बात समझ में आई या समझाऊं? अपनी बहू का इतना खतरनाक रूप देखकर शांति बुरी तरह घबरा जाती है। तभी वहां रमेश आ जाता है। ओए माँ, मेरा हाथ, मर गई रे, इसके हाथों में तो बहुत ताकत है। अरे छोड़, मेरा हाथ छोड़। अरे रमेश, जरा इस कलमुही से मेरा हाथ तो छुड़ा। अरे माँ, अगर तुम शेर हो तो ये सवा शेर है, तुम खुद ही हाथ नहीं छुड़ा पा रही हो, मैं कैसे छुड़ाऊंगा। मैं चला अपने दफ्तर। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। शांति समझ जाती है कि उसका आत्मसमर्पण करना ही ठीक रहेगा। अरे बहू, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई। आपसे तू जैसा कहेगी इस घर में वही होगा। दुर्गा समझ जाती है कि उसकी सास को सबक मिल चुका है, वो उसे छोड़ देती है। उस दिन के बाद से शांति पूरी तरह सुधर जाती है और अगले दिन से चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर घर का सारा काम करने में अपनी बहू का हाथ बटाने लगती है। शिक्षा: हमें हमेशा अपने परिवार के सभी सदस्यों को बराबर सम्मान देना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो। अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू, जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद है। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है,
रहन सहन भी बदल गया है। दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या? मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? अब हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में ख़त्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा, मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे, पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए। नीरू दौड़कर डिब्बा पकड़ाती है। एक दिन खाना खाने के बाद, नीरू, अब तो मुन्ना कुछ बड़ा हो गया, तो अब तुम वापस ज्वाइन कर लो ना जॉब। पर इस रिसेशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ट्राई तो करो। फिर मुन्ना? माँ जी है ना, और एक फुल टाइम मेड भी लगा लेंगे। पर माँ जी, उन्हें तो पसंद नहीं। तभी माँ जी वहाँ आ जाती है और प्यार से नीरू के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, अब मेरी समझ में आ गया बहू, पहले के और अब के समय में अंतर है। तुम काम शुरू करो, मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी। मेरी प्यारी माँ जी। ये कहकर नीरू उनके गले लग गई। शिक्षा, परिवर्तन संसार का नियम है। हमें भी समय के साथ चलना चाहिए।